जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। बढ़िया होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। और जो भी नोट्स मैंने बनवाए हैं उन नोट्स को अच्छे से प्रॉपरली रिवीजन लेते रहें। डेली वाइज जो भी मैं लेक्चर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, डेली वाइज नोट्स बनाएं। उनका जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन हो, थ्योरी पोर्शन हो, उनको एक एक बार सॉल्व करके रिवीजन बार बार लेते रहें। क्योंकि बार बार रिवीजन लेने से क्या होगा, आपका जो भी पहले के टॉपिक्स के डाउट्स हैं वो रिमूव होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। अपने स्कूल टीचर से भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल करे थे और कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, है ना। 7-8 न्यूमेरिकल शायद करे थे और उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, जो कि आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम आज फिनिश करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम आज के दिन का पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सीबीएसई में पूछे गए हैं या स्टेट बोर्ड में। नॉर्मली ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में ही पूछे गए हैं, बट इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन सिंपल जो रहता है वो स्टेट बोर्ड में पूछ लिया जाता है ना। स्टेट बोर्ड में कोई भी बोर्ड आ सकता है, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं का भी स्टेट बोर्ड हो, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट जो है ना हमें उसको पकड़ना है। कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से पकड़ लिया ना तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे और उसी के हिसाब से हमें आगे भी जाना है। जैसे नीट की एग्जाम दे दी, सीयूईटी दे दी या जेडबलई दे दी, तो इस टाइप के पैटर्न के ही क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। भाई जेडबलई और नीट में क्या करता है, वो कभी कभी एक फॉर्मूले से ना पूछ के 2 या 3 फॉर्मूले से मिला हुआ एक क्वेश्चन बना देते हैं, जिसमें 2 या 3 फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। बस इतना सा ही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, बाकी कोई सीन नहीं है, एक जैसा रहता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है हमारा ये क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। लिखा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, कितनी दी है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब एक्चुअल में ये हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में गिवन क्या है, तो हम यूनिट से आइडेंटिफाई करेंगे। यूनिट का सिर्फ इतना सा ही रोल है, बाकी आपके यहाँ डायरेक्ट कभी यूनिट पूछी नहीं जाती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं आता। फॉर्मूले हजारों पढ़े हैं आपने। तो यूनिट का रोल हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगल कितना दिया हुआ, तो एंगल दिया है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। इसके बाद इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू दिस वन। टॉर्क हमारा दिया है 8√3, तो टॉर्क की वैल्यू लिख लो 8√3 न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क हो गया। बोला इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा, डायपोल की लेंथ हमने 12 ली थी, कितनी ली थी, 12। इस बात का ध्यान रखना, आप ये ना सोचना कि L सॉल्व कर ले, ये 2 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 12 इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की लेंथ हम क्या लेते हैं, 12। तो ये 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 2 × 10⁻²। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻² का मल्टीप्लाई करते हैं। आगे, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन द डायपोल, मतलब डायपोल पे चार्ज पूछा है। अब इन सबको मिला के हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचा, टाउ और ई कहां पे आता है, तो फॉर्मूला हमारा मिलता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या होता है, पी साइन थीटा। यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, चार्ज नहीं है। तुम डायपोल मोमेंट को चार्ज के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे, Q × 2L। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, साइन एंगल जो भी दिया हो, मैंने यहाँ पे 60 डिग्री रख दिया, साइन एंगल दिया था 60। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें लाना क्या था, Q। तो Q को अगर लाना है तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाउ डिवाइड बाय 2L × E, 2L × E × में साइन 60। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर, तो टाउ की वैल्यू कितनी है, टॉर्क लग रहा था 8√3 डिवाइड बाय 2L कितना है, 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁵ और साइन 60 होता है √3/2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये 2 से भाई साहब ये 2 कट हो गया, है ना। अब क्या बचा, √3 से √3 कट हो गया, √3 से √3 कट हो गया। अब क्या बचा, 8 बचा ऊपर, 8 कहां बचा ऊपर।
और यहाँ देखें 10⁵ में से -2 गया 10⁵, ये 10⁵ प्लस का ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा कूलम, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 8 मिली कूलम। यानी कि जो डायपोल में चार्ज है वो कितना है 8 मिली कूलम। कैलकुलेशन आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जो गिवन हो आराम से लिखो और सिंपलीफाई आराम से, जितना हो सके उतने नंबर्स को अलग करें और जीरो को एक साथ रखें। 10 की पावर जितनी बन जाए उतना अच्छा क्वेश्चन। 10 की पावर -2 +5 ये सब इनको अलग करो, ये हम एक साथ काउंट कर लेंगे। हमें मेन नंबर से मतलब था और नंबर यहाँ पे ज्यादा थे नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल कभी आ जाए इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ था। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एन आएगा, एंड नहीं आएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या होगा। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखते थे तो नेट फोर्स कितना लगता था 0, नेट फोर्स कितना लग रहा था 0 और टॉर्क लग रहा था। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो वेरी करे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो वेरी करे, चेंज हो, कम ज्यादा हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो बिल्कुल सिंपल से समझते हैं, मान लेता हूं मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां पर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी जहां लाइंस पास पास हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी जहां लाइंस दूर दूर हैं। अगर मैं यहाँ डायपोल रखता हूं, मान लो मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, एक चीज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज। फाइनली यहाँ पर क्या है, ये मान लेते हैं +Q चार्ज है और ये मान लेते हैं -Q चार्ज है और ये हो गया मिड पॉइंट डायपोल का। तो कॉमन सी बात, इस वाले चार्ज में फोर्स ज्यादा लगेगा, इस वाले चार्ज में फोर्स कम लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। भाई फोर्स किसी चार्ज में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है QE। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं फोर्स ऑन चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा फोर्स है QE, ठीक है। तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा कम, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है कम, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा ज्यादा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा है। मतलब दोनों में फोर्स अलग अलग लगे, ऐसा है, इसमें फोर्स ज्यादा इसमें फोर्स कम। तो कॉमन सी बात है नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसमें अगर 10 लग रहा है इसमें 2 लग रहा तो नेट फोर्स 0 कहाँ हुआ। तो पहला ये हो गया नेट फोर्स इसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। दूसरा टॉर्क तो लगेगा, तो टॉर्क भी हमारा 0 नहीं होगा, टॉर्क लगेगा घूमेगा ये, ठीक है। फिलहाल इस कंडीशन में तो नहीं घूमेगा, क्यों, इस कंडीशन में नहीं घूमने का रीजन क्या है, डायपोल ऐसे रखा हुआ है। तो भाई एक इधर फोर्स लगा एक इधर, ये वाला फोर्स ज्यादा है ये वाला फोर्स कम है, तो कॉमन सी बात है डायपोल ऐसे मूव करेगा, तो घूमेगा थोड़ी ना, ये ऐसे मूव करेगा। घूमता कब, जब ये किसी एंगल पे रखा होता। अगर मैं इसी डायपोल को ऐसे रख दूं, मान लेता हूं मैं डायपोल को ऐसे रख देता इस टाइप से, अब क्या होता, तो इस वाले में फोर्स क्या लगता कम, इधर फोर्स क्या लगता ज्यादा। अब ज्यादा फोर्स लगता तो ये घूमता, भाई कम और ज्यादा ऐसे है, इसमें ज्यादा लग रहा है इसमें कम, और लगेगा कैसे परपेंडिकुलर इस टाइप से, ये क्या करता घूमता। तो मतलब ये है कि फाइनली इसमें टॉर्क क्या होगा 0 नहीं होगा अगर इस टाइप से रखा है। आपको ऐसा कभी नहीं बताएगा कि हॉरिजॉन्टली रखा है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखेंगे तो क्या होगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा और टॉर्क भी 0 नहीं होगा, ये हमारी कंडीशन है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली ऐसे रख देता पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमारा टॉर्क 0 हो जाता, क्या हो जाता 0। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टर्म था, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखा 2 पॉइंट चार्जेस +Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस B एंड C ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड है। ये ट्रायंगल दिया ABC, यहाँ पे 2 चार्ज दिख रहे हैं, एक +Q और एक -2Q।
अब पूछा है कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, कॉमन सी बात है, फोर्स पूछ नहीं सकता था, क्यों, यहाँ फोर्स पूछता तो यहाँ चार्ज एक होना चाहिए था, यहाँ चार्ज है नहीं, तो कॉमन सी बात है सिर्फ इस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं और इस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। तो फोर्स जब कभी पूछेगा तो हर जगह चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो हो सकता है यहाँ पे चार्ज ना हो, है ना, होगा ही नहीं। चलिए, तो ए पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन का अप्रोच पता हो कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहला हमारा ये है, देखो प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाएगा, कैसे बनाएगा, डायरेक्शन देखें तो ये ऐसे बनाएगा सीधे, भाई ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना देगा सीधे बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाता है, आउटसाइड। तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई मान लेते हैं वो कितनी थी, ई। अब माइनस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, अंदर की तरफ ऐसे, तो ये कितना हो गया 2E। अब ये 2E क्यों हुआ, भाई देखो डिस्टेंस सेम है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है हमारा KQ/R²। क्या होता है, KQ डिस्टेंस²। इसका चार्ज 1 है, इसका चार्ज 2 है, तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डबल बनाएगा। तो ये क्लियर है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2E बनाएगा और ये E बनाएगा। बस हमें E की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले ली मैंने, E ले ली। फॉर्मूला क्या होगा, KQ डिस्टेंस²। ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KQ/A²। अब ये वाला कितना बनाएगा, KQ/2KQ/A², डबल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब बस दो वेक्टर हैं जो कुछ एंगल पे रखे हैं और हमें उनका रिजल्टेंट लेना है, इजीली आ जाएगा। भाई दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। फिलहाल ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अगर ये 60 है तो ऊपर भी 60 और ये 60 है भी, देखो ये वाला 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, मतलब तो टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। बस दोनों को सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं है। तो पहले मैं एक तो प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब माइनस Q से सॉल्व कर लो। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक, डायरेक्ट भी किया जा सकता है बट आप लोगों के 12th स्टैंडर्ड में हमको लिखना पड़ता है ना, बताना पड़ता है कैसे करा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2Q एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू, इसका नाम E1, इसका E2 दे देते हैं, ज्यादा बेटर है ना, E1 और E2 अभी दे देते हैं, हाँ इसका E2 दे देते हैं, डबल बनेगा पता है, लेकिन अभी E2 दे देते हैं, है ना, बाद में लिख लेंगे अपन। तो E2 क्या होगा, K इंटू 2Q और अपॉन में डिस्टेंस²। इसको मैं ले लेता हूं E के बराबर है और इसको ले लेता हूं मैं, ये कितना हो गया डबल E, 2E के बराबर हो गया। तो ये E1 E के बराबर और E2 2E के बराबर, ठीक है। अच्छा माइनस साइन हम नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे माइनस साइन का क्या हुआ, भाई माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है तो हमने डायरेक्शन बता दी, ठीक है। अब रिजल्टेंट लेते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट ए। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डैश दे देता हूं ना, फॉर्मूला क्या होता है, √A² + B² + 2AB cos थीटा, यही हमने पढ़ा है रिजल्टेंट फॉर्मूला। हाँ, दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल है तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, अंडर, ऐसा लिखते थे। यहाँ मैं लिख देता हूं A² + B² + 2AB cos थीटा। यहाँ A और B दो वेक्टर है ना, वैसे यहाँ A की जगह क्या हुआ E1² और ये हुआ E2² प्लस 2A मतलब E1 और B मतलब E2 और cos थीटा, थीटा कितना 120, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा था समझाने के लिए, हटा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो पहला E की वैल्यू कितनी थी भाई, तो E को हम E1 को E लिख रहे थे और E2 को 2E लिख रहे थे और E1 को E लिख रहे हैं,
और E2 कितना था 2E, और cos 120 होता है -12, ये आपको पता होगा। cos 120 कितना -12। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट हो गया, बचा कितना अंडर रूट 2E स्क्वायर और E स्क्वायर, ये E स्क्वायर है, ये 4E स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4E स्क्वायर और E स्क्वायर कितना हो गया 5E स्क्वायर, प्लस ये वाला माइनस आगे लिया माइनस E और E का मल्टीप्लाई ये हो गया 2E स्क्वायर। बोलो यही बचेगा भाई, ये E और E का मल्टीप्लाई E स्क्वायर 2 था, 2 माइनस आगे लिया। अब 5E स्क्वायर में 2E स्क्वायर कम कर दो, कितना बचेगा अंडर रूट 3E स्क्वायर। तो E स्क्वायर से E बाहर आ गया, रूट 3 बचा। E की वैल्यू हमें पता है कितनी है, E की वैल्यू, तो E की वैल्यू है हमारे पास KQ/A स्क्वायर, यही हमारा रिजल्ट है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया। दूसरा एक इन्होंने क्या पूछा है, सेकेंड डायरेक्शन भी पूछा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालें, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एंगल लेते हैं। मान लेता हूं मैं E1 से निकाल रहा हूं या E2 से, मैं E2 से ले लेता हूं या जो भी एंगल लेना चाहो, मैं ले लेता हूं E1 से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल बना रहा, कितना एंगल बना रहा अल्फा, ठीक है। E1 से ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश, E डैश अल्फा एंगल बना रहा। तो अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां लिख लेते हैं डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन। आपने जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा तो वहां एक फॉर्मूला पढ़ते थे हम, tan अल्फा इक्वल टू, याद करें, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मतलब हमें यहाँ पे ऐसा एंगल tan अल्फा लेते थे, ये तो पक्की बात पता है। होता क्या था, जिसके साथ एंगल टच हो उसके सामने वाला वेक्टर, ये हो गया एक तरह से b और ये हुआ a, याद करो a से एंगल बनता था अल्फा, तो ये हुआ b मतलब E2, तो इसे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, E2 साइन थीटा, थीटा तो 120 है, अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या है मैं वो मेंशन कर देता हूं यहां पर, वेयर tan अल्फा इक्वल टू, ऐसा लिखते थे, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। a की जगह E1 है और b की जगह E2 है। इस फॉर्मूले को लगाते समय ये बात ध्यान रखना, जिसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है, जिसके साथ एंगल आप ले रहे हो, उसके अपोजिट वाले को b लेना है, और ये वाला a रहेगा, ये b लेना है, बस इसका ध्यान रखना। तो यहां पर आराम से बन जाएगा, मतलब अल्फा बना रहे थे तो b साइन थीटा होता था, तो अपोजिट वाला यानी कि E2, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो यहां लेते हैं वैल्यू, tan अल्फा को tan अल्फा लिखा, E2 को लिख दिया 2E, और साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस यानी cos 30, और cos 30 क्या होता है, इसको लिख दिया अभी cos 30, 90 प्लस 30 जाएंगे, साइन हमारा cos में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा E1 को लिख दिया E, E2 को लिख दिया 2E, और cos 120 की वैल्यू हमें पता है -12, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो cos 90 प्लस 30, तो माइनस का साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू रख देता हूं मैं, तो ये 2E और cos 30 हमारा होता है √3/2 डिवाइड बाय, ये माइनस 2 से 2 कट गया, माइनस ही आया भाई साहब, 2 से 2 कट गया, माइनस ही आया। क्या बना रहा, जीरो रिंग कैसे बना रहा, कहीं एरर हुई। cos 120 -12, इसको -12, 2 से 2 कट जाता, माइनस ही आता, तो ई से ई कट गया, 1/0 मतलब नंबर अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, 90 डिग्री बना रहा भाई। ये तो हो गया हमारा ई और ये हो गया -E, मतलब ये तो हमारा हो गया नंबर डिवाइड बाय जो भी आए, तो e √3/0 यानी कि इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर हम लोग क्या करते हैं 0 से डिवाइड कर देते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो tan अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा को लिख सकता हूँ इसको tan, अब इन्फिनिटी वैल्यू होती है 90 पे, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा कितना है 90 डिग्री, मतलब यहां से जो एंगल, कहां गया भाई इधर आजा, मतलब ये जो एंगल बन रहा है यहां से 90, तो E2 से कितना आता 30,
आप करके देखना 30 आएगा भी। E2 से कितना आएगा भाई, अगर ये 120 है पूरा 120 और ये बन रहा ऊपर से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है एक्चुअल में ई डैश वाला, तो ये 90 अगर बन रहा है तो ये 30 बचता। तो अगर आप चाहो तो E2 से भी एंगल निकाल सकते हो। अगर E2 से आप एंगल निकालते ना तो 30 डिग्री आता। करके देख लेते हैं एक बार। फिलहाल ये तो क्लियर है कि E1 से अगर अल्फा लेंगे तो 90 आएगा, E2 से अगर लेते तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आता। क्या फिर वही से कैसे आता, मैं ऐसे लिखता, E1 अपोजिट वाला लेते हैं साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा। भाई अगर मैं E2 से एंगल ले रहा हूं, यहां ध्यान से देखो डायग्राम ये है, सब कुछ है ना। अगर मैं E2 से एंगल ले रहा हूं अल्फा, सामने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा B, तो B साइन थीटा, ये देखो लिखा मैंने, क्या लिखा, B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, ये E2 होता, ये E2 होता और ये E1 होता। भाई साहब ये E1 होता, देखो आना चाहिए हमारा, है ना, 30 आएगा। करके देखते हैं। तो E1 को E1 को E लिखा, साइन 120 को लिखेंगे cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2 डिवाइड बाय, E2 को लिखते हैं 2E, E1 को लिखते हैं E और cos 120 माइनस हाफ। देखो यहां से, तो ये हो गया हमारा √3E/2 डिवाइड बाय, यहां माइनस E/2, 2E माइनस E/2 अगर करें, दो में से आधा अगर कम करें तो कितना बचेगा 3/2E, यही बचेगा। E से E कट गया, 2 से 2 कट गया, √3/3 है, तो इसको ऐसे लिखो √3/3 और इसको लिख सकते हैं 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है भाई साहब, तो ये होगा tan अल्फा इक्वल टू, इसको लिखते हैं tan 30। तो अल्फा कितना आया 30 डिग्री फ्रॉम E2, फ्रॉम E2। 2 वाले से अगर अल्फा एंगल बनता तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती, 30 आनी भी चाहिए थी, वो 90 आ रहा था, 30 आएगा। ये हमने वेरीफाई करके बताया है कि सही है आंसर। तो आपको एक मेथड यूज करना है, आपको कोई एक मेथड यूज करना है, या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि E1 से बताना है या E2 से, अदरवाइज आप कहीं से भी ले सकते हो एंगल। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा सही चल रहा कि नहीं। सही है, लाइंस थोड़ी सी चल रही है इसमें आज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम मैग्नीट्यूड दिस। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर से नीचे आ रहा, मतलब दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लो, कितना दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच की दिया, डी ले लें या आर ले लें, कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये मीटर हो गया डिस्टेंस। आगे क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये तो बहुत पड़ा होगा। टाइम बताना है भाई साहब, है ना, क्या बताना है टाइम। डायग्राम फिलहाल दो दिए हैं ना, ये पहला डायग्राम हुआ ए वाला और ये दूसरा हुआ बी वाला, एक में इलेक्ट्रॉन एक में प्रोटॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन गिर रहा था ऊपर से नीचे, है। बोला क्या, इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड इन फिगर 2, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर दिया। देखो पहले फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, मतलब इस कैपेसिटर को उल्टा लगा दिया, प्लस से माइनस। ये कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोला है कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही रखा है जो पहले था। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ प्रोटॉन टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब भाई साहब ये है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट से ऊपर से नीचे गिर रहा, रेस्ट में था, ऊपर से नीचे गिर रहा, कितना टाइम लगेगा बताओ। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो भाई डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस को एक काम करो ऐसे लिखो, ज्यादा बेटर है, सेकेंड इक्वेशन लगाने में आसानी रहेगी ना। हम सेकेंड इक्वेशन लगा लेते हैं मोशन की,
क्या होती, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा u 0 है तो ये हो गया 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम लाना था तो t को क्या लिख सकते हैं, t को क्या लिख सकते भाई, हमारे पास ये लिखा हुआ है हाफ at स्क्वायर ऐसे। तो अगर t की वैल्यू लाएंगे क्या होगा, 2s/a का अंडर रूट, बोलो यही आएगा भाई। 2 का मल्टीप्लाई a से डिवाइड और स्क्वायर था, अंडर रूट लग गया। वैल्यू सॉल्व करना है। a को क्या लिख सकते हैं, ये लिखा 2s अपॉन a को क्या लिखेंगे, a क्या है, एसिलरेशन है। a क्या है, एसिलरेशन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE, यही होता है। और अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो उसमें एसिलरेशन होगा ma, मतलब a की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं EE/m। ये बात ध्यान रखना है। ये एसिलरेशन डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, जब कोई पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे, एक्सिलरेट करे, तो ये डायरेक्ट एसिलरेशन आप रख सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया EE/m। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता, अंडर रूट 2ms, देखो महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम आ गया ms, और E को ई लिख दिया। वैल्यूज रखो और आंसर। चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और डिस्टेंस दिया था 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁹, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी थी 2 इंटू 10⁻⁴, ये लिखा हमने 2 इंटू 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर, देखो अप्रॉक्स में आंसर ला सकते हैं, पूरा तो बताना ये है नहीं कि आ ही जाए, बाकी देखते हैं। देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया, पावर का टेंशन नहीं लेना, पावर तो चलने दो जितनी बन जाए, नंबर पकड़ो। अब ये भाई 15 है और ये भाई सब 16, एक मतलब ये 1.5 1.6, मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लगभग बराबर है अप्रॉक्स में। अब एक्यूरेट सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं अप्रॉक्स में ले लेता हूँ, है ना। ये देखो 1.1 अभी आंसर आएगा, और ये बचा हमारे पास 9.1, सिर्फ 9.1 बच रहा अंडर रूट में। अंडर रूट में कितना बच रहा, 9.1। बस एक चीज अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है थोड़ा ज्यादा था, अगर थोड़ा ज्यादा था डिनोमिनेटर, तो अगर इसको कट करेंगे तो ये तो पक्की बात है कि 1 से कम ही आएगा। क्या आएगा भाई, अगर 1.5/1.6 अगर करेंगे तो आंसर 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा मतलब यहाँ पे 0.9 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, ऐसा है 0.9 मान सकता हूँ मैं अगर कट करना चाहो तो। अगर 0.9 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पक्की बात है 9 से कम वैल्यू हो जाएगी। सोचो भाई, अगर ये मैं 15/16 करता, मान लो पॉइंट हटा देते, 15/16 करते तो जो आंसर आता 1 से कम आता, 0.9 आता। और 0.9 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करोगे 9.1 में तो पक्की बात है 9 से कम आएगा। सोचो आएगा, अगर 9 से कम आएगा मतलब अंडर रूट से बाहर जब आएगा तो 3 नहीं आएगा, 3 से कम आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 9.1 ना लिख के मैं इसको लिख देता हूं 8.89, ऐसे करके कुछ भी अप्रॉक्स वैल्यू रख दो, अप्रॉक्स में ही चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। ये एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, बाकी आपको करना है तो आप आराम साइड में सॉल्व करके कर सकते हो। अब इनटू पावर देखो, अब भाई 19 में 4 गया, कितना बचा 15, माइनस का 15, 10 की पावर -15, यहां हो गया 10 की पावर -33, 10 की पावर -33 और 10 की पावर -15। अगर 15 33 में से 15 कम कर दें तो 10 की पावर कितना बचता, 18, मतलब ये बचता 10 की पावर -18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, तो अगर इससे अंडर रूट से बाहर लेते तो ये 3 नहीं आता, कुछ और आता, मैं लिख लेता हूँ 2.9, 2.8 भी लिख सकते थे, अभी एक्यूरेट नहीं पता, बाकी अप्रॉक्स 2.9 मान लेते। 10 की पावर -90, 18 से बाहर कितना आता, 10 की पावर -9, आधा आता। अंडर रूट से पावर कितनी, हाफ पावर बाहर आती है, तो ये आ गया 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, ये हमारा आंसर है। अप्रॉक्स में मैंने लिया है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल सेकंड वाले की बात करते, सेकंड हमारा जो था वो प्रोटॉन चल रहा था, तो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो चलेगा, तो एक जैसे ही डिस्टेंस भी एक जैसी कवर करेगा, तो सेम एज फॉर प्रोटॉन अगर देखें
यहां लिख लेते हैं फॉर प्रोटॉन। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, ये लिखा मैंने, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट में सेम वही फॉर्मूला 2ms डिवाइड बाय ई। अब वैल्यूज रख दो। वैल्यूज रखते समय एक बात का ध्यान रखना, अगले वाले पेज में रखते हैं ना, ms अपॉन ई। तो ये लिखा मैंने अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 2ms डिस्टेंस हमारा 1.5 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय ई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारा 2 इंटू 10⁻4 माइनस का प्लस का 2 इंटू 10⁻4, ये लिख दिया हमने 2 इंटू 10⁻4। चलिए सॉल्व करते हैं, अंडर रूट लगाया। चलो यहाँ देखें इसको कैसे सॉल्व करें, फिर से जो कट हो रहा कट करो। देखो 1.6 से 1.6 गया, बराबर ही है। अच्छा ये 2 से ये 2 गया, अब क्या बच रहा भाई 1.5 बच रहा, और कहीं बच रहा कोई नंबर और कोई है नहीं है। 1.5 से बाहर कितना आएगा, 1.5 मतलब 15 काउंट करके चलो आप, तो 15 से बाहर कितना आएगा, मैं अभी लिख देता हूं 1.5। ठीक है, अब पावर देखो पहले, -27 में 2 ऐड कर दो 10⁻⁻29 डिवाइड बाय 10⁻19 में 4 गया कितना 10⁻⁻15। अच्छा ये पॉइंट हटाता तो नीचे 0 आ जाता। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो 15 से बाहर जो आता वो 4 तो नहीं आता, 4 से कम आता, मैं ले लेता हूं इसको 3.9 या 8। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये 10 की पावर कितना हो गया, पेयर हमें नंबर बनाना है तो 10⁻⁻14 बराबर। काम करो ऐसे नहीं बनेगा फिर, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इवन हो, इवन से बाहर आधी पावर आती है। अगर मैं 15 से इसको कट करता कितना बचता, 9 और 5 14 बचता, 9 और 5 इतना 14, 14 से बाहर इतना आता, लेकिन एक 10 दिक्कत दे रहा। तो क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करो ना, इसको ऐसे लिखो, ये 15 है, ये 10, पहले इसको एक साथ लिख देता हूं मैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसको लिख देता हूं मैं अंडर रूट में। पहले पावर लिखते हैं, 10 की पावर, हमें इवन पावर चाहिए, इवन ध्यान रखना है। तो ये अगर मैं इसको ले जाऊं प्लस 15 ऊपर हुआ तो 29, 15 अगर 10 की पावर प्लस 15 कर दें ऊपर जाएगा ना, 10 की पावर 15, तो 29 में 15 कम करो कितना हो 14, 10 की पावर -14, और ये बच रहा 15/10। 15/10 का मतलब हुआ 1.5 है ना, 1.5 ही लिखा रहने दो ना, फिर दिक्कत ही क्या आ रही, एक ही बात है, इसको 1.5 ही लिखा रहने दो फिर तो 1.5। ठीक है, अब 1.5 से बाहर कितना आएगा भाई, एक तरह से 15 हुआ, 15 से बाहर कितना, जैसे हम लोग ले रहे थे 3.9, वैसे 0.39 इंटू 10 की पावर 7। 2 मिनट इसको करते हैं कैलकुलेशन, है ना, 2 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 15/1.5 अंडर रूट में, मतलब इसको लिख सकता हूँ 15/10, मतलब अगर 2 से कट करूँ तो 5 से कट करूँ तो ये आ गया 3/2, है ना, और 3/2 का मतलब हुआ, अब इसको डिवाइड √2 और √3, √3 और √2 की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर √3 और √2 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, √3 की वैल्यू होती है, अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में ही था, √3 की वैल्यू 1.73 और √2 की 1.41। अगर सॉल्व करते तो एक बार जाता, मतलब आंसर हमारा ये तो नहीं आएगा। देखो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, वैसे तो हो जाएगी, 1.5 इंटू 10 की पावर -14 हुआ, है ना, तो इसको मैं करता हूँ 1.5 की अगर बात करूँ तो इसको लिख देता हूँ अंडर रूट में 15/10, देखो कर ही लेते हैं ना, 10 की पावर -14, 10 की पावर -14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको अगर लिखे तो लिख सकते हैं अंडर रूट में 3/2 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो √3/2 बच रहा, √3/2, √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.73 और √2 की वैल्यू होती है 1.41,
और इंटू 10 की पावर माइनस का 7, ये अंडर रूट से निकाला 10 की पावर माइनस 14 को, तो 10 की पावर माइनस 7 बचा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा, ये तो पक्की बात है। 1.41 से एक बार गया, कितना बचेगा, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो ये बचा हमारा 41, यानी कि 9 बचा। सब्ट्रैक्ट 23 और 9 कितना हो गया हमारा, 23 और 9 कितना हो गया, 32। अब ये डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, और इसको अगर डिवाइड करें 2 बार जाएगा सॉरी 2 बार जाएगा, ऐसा लिख देता हूँ, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड। एक बार आप इसको कैलकुलेट कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल तो यही आंसर आ रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूँ वापस से मैं। ठीक है, सही आ रहा है, थोड़ी सी लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁻5 is at rest in uniform horizontal electric field of this one, find the tension in the thread। पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बना लो पहले, पेंडुलम का डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये ऐसा है, ये पेंडुलम हो गया हमारा, ये पेंडुलम हो गया, इसका मास दिया हुआ है कितना है, 80 मिलीग्राम, तो मास लिख दिया हमने 80 मिलीग्राम। इसको हम लोग अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 80 तो 80 हुआ, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3, तो ये आएगा हमारा केजी में। ठीक है, ये मिली का मतलब 10 की पावर -3, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो मास हमारा आ गया 8 इंटू 10 की पावर -5, -6 हुआ, 10 की पावर -6 में एक जीरो कम कर दिया। अच्छा, और क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कैरिंग अ चार्ज दिया है, चार्ज मतलब Q की वैल्यू दी है, तो Q कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁵ कूलम, इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 20 किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर, ये ऐसा हो गया। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। ठीक है, तो एक काम करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग कहाँ रहा है ये देख लो, कैरिंग अ चार्ज दिस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, प्लस से माइनस होती है, तो भाई कॉमन सी बात है, अगर ये चार्ज हमारा कैसा है, कैरिंग अ चार्ज दिस वन, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये भैया ऐसे चला जाएगा पेंडुलम हमारा। बोलो, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, उधर चला गया, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा। चलो वेट किधर लगेगा इसका, नीचे की तरफ, कितना mg। ठीक है, टेंशन किधर लगेगा, ऐसे, टेंशन तो हमेशा से ऊपर की तरफ लगेगा अगर नीचे की तरफ वेट लग रहा तो। अब इस टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं हम ऐसे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट बने, एक बना ये हमारा टी कॉस थीटा, और एक इधर वाला बना टी साइन थीटा। बोलो सही है। फोर्स किधर लग रहा था, राइट साइड, कितना mg QE, यही फोर्स लगता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर चार्ज को रखें तो। अगर ये हमारा बैलेंस है तो भाई साहब ये दोनों बराबर फोर्स होंगे और ये दोनों बराबर फोर्स होंगे, सॉल्व हो गया। करना क्या है, दोनों को इक्वल कर देना है, मतलब टी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, QE के बराबर, पहला इक्वेशन, और टी कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, mg के बराबर। दूसरा लाना क्या था, टेंशन, दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को टेंशन लाना ना, दोनों को डिवाइड कर दो तो वैल्यू आएगी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करो। इतने छोटे में कैसे हो गया भाई, जगह नहीं बची हमारे पास, एक काम करो यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1/2, जैसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू mg QE बाई mg, QE बाय mg। ठीक है, वैल्यूज रख दो और आंसर आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर तो टेंशन लाना है, जगह है, स्पेस कैसे मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं,
Q की वैल्यू क्या है, दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -5। E कितना है, ये दिया हुआ है। सॉल्व करें, डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, स्पेस थोड़ा कम है। तो डायग्राम में हटाऊं क्या, डायग्राम हटा देता हूं अभी, है ना। एक्चुअल फिर वो नोट्स में आएगा नहीं, इधर बता देता हूं, सोच रहा हूँ, है ना। चलो मैं वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पे लिखा tan थीटा इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁵, E की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻³ अपॉन M कितना दिया है 8 इंटू 10⁻⁵, और G की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 10। कितना ले लेता हूँ 10। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई प्लस से माइनस। चलो यहाँ देखें, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, 4 से अगर कट करें तो ये आ गया हमारा 1/2, 4 से अगर कट करें तो 1/2 आता है 8। नंबर तो यही है, नंबर खत्म, पावर देखो 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कट हो गया, 10 की पावर 1 से ये कट हो गया, और एक और ये था, ये 20 है ना, तो 10 की पावर 4 ये हो गया, और 10 की पावर 1 ये है, 10 की पावर 3 बचा, मतलब 1000/2 कितना हो गया 1000/2, 1000/2 कितना हो गया हमारा 500। ऐसा कैसे आएगा, मिली 8, चेक करो, क्रॉस चेक करो, mg सही है। टी साइन थीटा बराबर क्यू भी लिखा है, टी साइन थीटा बराबर क्यू, दोनों डिवाइड करें तो tan थीटा आया QE/mg। क्यू की वैल्यू कितनी है, चेक करो वैल्यू, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर 3 है, सही है। M कितना है 8 10 की पावर 5, सही है। G की वैल्यू हमने 10 रखी है, ये हुआ 4, 4 से कट किया 1/2 आया, सही है। 10 की पावर -5 से कट हो गया, 10 की पावर बचा 4, 1 0 10 की पावर 3, सही आएगा, 500 ही आ रहा। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही है, आ सकती है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, ये tan थीटा आया फिलहाल तो। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू अगर निकालूंगा, लाना टेंशन था, यहाँ टेंशन दे रहा है, टेंशन लाने के चक्कर में कहीं गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन हमारी। A pendulum bob of mass 80 milligram carrying a charge of 2 into 10 की पावर -5 कूलम at rest in a uniform horizontal electric field of this, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, तो सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही लगेगा, है ना। तो अगर tan थीटा ये है, अगर इसको t निकालें, थीटा अगर पता चलेगा तो t आएगा, अगर थीटा यहाँ रखते हैं हम 500, मतलब tan इनवर्स 500, थीटा की वैल्यू कैसे निकालें हम, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, है ना, 2 मिनट मैं क्वेश्चन ही चेक कर लेता हूँ क्या है। एक्चुअल में क्वेश्चन में ही एरर है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, चार्ज जो दिया है हमारा वही थोड़ा गड़बड़ है, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। करेक्शन कर लेते हैं, चार्ज हमारा है 2 इंटू 10⁻⁸, कितना है 2 इंटू 10⁻⁸, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, चार्ज हमारा है 2 इंटू 10 की पावर -8, है ना, इस वजह से आंसर आना बार आता, ठीक है। तो मैं चार्ज की वैल्यू को कर देता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -8, करेक्शन करेंगे अपन, तो ये अगर 10 की पावर -8 आया, अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, अब आएगा, है ऐसे कैसे नहीं आ रहा था, वही मैं बोलूँ। देखो 4 से 4 कट हो गया, ये बचा हमारा 1/2, ठीक है, 4 से 8 को कट करो 1/2, और 10 की पावर यहाँ हो गया -4, और ये हो गया 10 की पावर 4 प्लस का -4 ऊपर गया 10 की पावर +4, 8 से 8 1/2 आएगा, 1/2 मतलब होता है 0.5, tan थीटा हमारा आ रहा है 0.5। अब 0.5 आ रहा तो थीटा कितना आएगा वो थोड़ा कैलकुलेशन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। आप लेफ्ट हैंड से तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप लोग यहाँ ध्यान से देखें, मैंने लिख दिया tan थीटा हमारा आ गया 0.5, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 0.5। अब इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, tan इनवर्स 0.5, अब 0.5 मतलब आधा, tan में ऐसी कौन सी वैल्यू है, देखो tan 0 0 होता है, tan 30 होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3,
तो अगर 1/√3 को सॉल्व करें ना तो इसे लिखेंगे 1/√3 की वैल्यू 1.73, ये आएगा 100/173। ध्यान से देखो इसको, है ना, ध्यान रखेंगे डायरेक्ट। अगर डिवाइड करता तो वो एक बार भी नहीं जाता, जीरो लगाते, डिवाइड करते कितनी बार जाता, 5 बार जाता, और फिर लगभग 7 बार जाता है, ऐसा कुछ आता। 0 पॉइंट मतलब 1/√3 की वैल्यू को हम 0.57 लिख सकते हैं। जस्ट मिनट, 0.57 लिख सकते हैं 1/√3 को। तो मतलब ये होता है हमारा 1030 एक्चुअल में। कितना होता है 1030 हमारा 0.57 आता। यहाँ पर हमारे पास जो 10 आ रहा है 0.5 आ रहा, 0.57 से कम है ना 0.5, ये तो 0.50 है, ये तो कम है, मतलब थीटा जो आएगा वो 30 से कम आएगा। कितना, 30 से कम, 30 से कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, 25, 26, 27, 28। कितना कम है एक्यूरेट अगर सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला अलग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूले के बारे में। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको 27, 28 डिग्री लिख देता हूँ, 28 लिख देता हूँ मैं, 28 डिग्री, ये मान लेते हैं थीटा आ गया। वैसे ऐसा कभी आएगा ना तो आपको गिवन होगा tan इनवर्स 0.50 का वैल्यू गिवन होगा, है ना, ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये आगे थीटा पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखेंगे t की वैल्यू आ जाएगी हमारी QE बटा साइन थीटा, QE बटा साइन थीटा। ऐसे Q की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻8 और E की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁴ लिख दूं भाई, ये तो बात तो वही है ना, 2 × 10⁴ अपॉन साइन 30, मतलब मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ क्या, साइन 30 होता है 1/2, बट साइन 28 है तो 1/2 से थोड़ा कम आएगा, मतलब 0.5 से कम आएगा, ये पक्की बात है। 0.5 से अगर कम लेना है तो 0.45 ले सकते हो, 0.40 ले सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखें, मैं अभी फिलहाल यहाँ 0.40 ले लेता हूँ, ये आपको देखो करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। 0.40 ले लो या 1/2 है ना, 1/2 में 0.5 लिखो, 0.45 लिख लो ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 × 2 कितना हो गया 4, 10 की पावर कितना बचा, 10 की पावर कितना बचा, 10 की पावर बचा -4, पॉइंट हटाया ऊपर 2 0 और आ गए ऐसे, और ये बचा 45। अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आएगा, देखो इसको लिख लेते हैं 400/45 × 10⁻⁻4। कैलकुलेशन है थोड़ा, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसको 45 से अगर कट हो रहा हो तो 5 से कट कर लो, अभी 80 आया, 5 से कट करो 9 आया, 10⁻⁻4, 5 9 45 और 5 से कट 5 8 40, 0, 9 से कट करो, 9 8 बार गया, 9 8 72, 72 मतलब कि 72, 8 बचा 0 बढ़ाया, अच्छा है 9 8 72 ना, 8 बचा 0 बढ़ाया, फिर 8 9 से फिर 8 बढ़ जाएगा, ठीक है, 8.8 10⁻⁻4, ये आ रहा है हमारा टेंशन न्यूटन में। देखो अप्रॉक्स में मैं आंसर लेके आ गया हूँ, आप एकदम एक्यूरेट अगर देखोगे तो ये देखो, ये पहली बात तो ये वैल्यू गिवन होगी आपको, कुछ भी होगा 27 28 29 वो आपको दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें। अप्रोच जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की वो एकदम करेक्ट है, मेथड यही है, आपको ये तो कंफर्म है कि ये tan थीटा, ये दोनों इक्वेशन ऐसे ही बनेंगी, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ये तो पक्की बात है, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो ये हमें अप्रोच के साथ करना है, और कैलकुलेशन यहाँ पे डेटा गिवन गलत था, इस वजह से दिक्कत आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between plates of a capacitor which are 5 mm apart। तो पहले क्या करना है, हमें डेटा लिखना है, क्या गिवन है, वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, ऑयल ड्रॉप दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और लोकेट कहाँ है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, जिसकी डिस्टेंस दी है 5 मिलीमीटर। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये आ गया, कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटर बना लिया, ये लो। अब यहां ऑयल ड्रॉप रखा, वेट किधर लगेगा ऑयल ड्रॉप का, नीचे की तरफ mg, अगर इसका मास ऑयल ड्रॉप का m है तो वेट किधर लगेगा mg, अगर mg वेट नीचे लग रहा है
और इसको हवा में रोकना है, तो जितना वेट नीचे लग रहा उतना फोर्स ऊपर लगा दो। ऊपर फोर्स लगाना है मतलब, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब इसका चार्ज क्या है हमारा, Ni है एक्चुअल में, नेगेटिवली चार्ज है। तो ऊपर की तरफ नेगेटिव बॉडी कब जाएगी, जब ऊपर वाली प्लेट क्या कर दो प्लस, मतलब हमारा ये कैपेसिटर ऐसे रहेगा। तो ऊपर अब फोर्स कितना लगेगा, QE, फोर्स कितना लगेगा QE। ये दोनों फोर्स बराबर कर दो, बैलेंस हो गया। इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन मतलब जब ये बैलेंस कब होगा, जब QE और mg बराबर हो जाए। भाई साहब Q तो पता है, Ne लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं V/D, M को M और G को G, बस हो गया। ये लाइन समझनी थी हमें, मेन तो डायग्राम समझना था। अब हमें लाना क्या था, V, तो V को लिख सकता हूं मैं mgd by Ne, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, मास नहीं दिया है इसमें, मास हमें लिखना पड़ेगा। तो ऑयल ड्रॉप का मास जो है ना वो लिख लो आप लोग। इसमें ऑयल ड्रॉप का मास रहेगा आई थिंक 3 ग्राम था, तो 3 × 10⁻³ kg कर लो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें कि गिवन क्या है ना, एक बार बुक में से चेक करता हूँ मैं। ये एक्चुअल में गिवन है 3 × 10⁻16 दिया है, -16 kg ये मास दिया है ना। अब वैल्यूज रखो, तो इसमें वैल्यू रखो, सॉल्व करो। तो मास हो गया हमारा 3 × 10⁻16, जी की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू है हमारी 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय n हमारा 10 है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है 1.6 10⁻19। चलिए अब सॉल्व करते हैं, नंबर को अलग करो, बाकी सब एक देख लेंगे। देखो 5 × 3 15 हो गया, और ये हो गया 16। ये 1.6 मतलब 16 मानो, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, हम देख लेंगे। जैसे पॉइंट हटाए ऊपर 0 आ गया, नीचे ये 10 था, इस 10 से इस 10 को भाई कट कर दो पहले तो। अब देखो पॉइंट हटाओ ऊपर 0, ये 10⁻16 और -3 10⁻19। जब ये पॉइंट हटाए ऊपर 10⁻1 आया, तो 10⁻18 बचा ऊपर, बोलो ठीक है। और नीचे कितना बच रहा, 10⁻19, एक बचेगा 10। देखें अगर कट करें तो 10⁻1 बचेगा, 10⁻1 ऊपर गया, 10⁻+1 हो गया, मतलब हो गया ये 150/16। 16 से कट करो, 9 टाइम्स जाएगा, 16 9 जा, ठीक है 9 टाइम्स जाएगा। ये हो गया हमारा 144, मतलब 6 बचा, 6 बचा 0 बढ़ा दो तो 60 हो गया। 16 से कट करो, 16 से कट करो, 16 3 बार गया है 9.3 वोल्ट, आगे लिख लेना आप अगर लगना है तो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमारा वोल्टेज की वैल्यू, ठीक। तो ये अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आप लोग इसको आराम से नोट कर लो, है ना। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, बट आप लोगों को क्वेश्चन की अप्रोच पता होनी चाहिए, सॉल्व करना कैसे है, किस मेथड से जाएं, कि मतलब किस तरीके से जाएं कि हम वहां पहुंचे जो हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें देखो ये भी लेंथी क्वेश्चन रहेगा, है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से। वैसे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये हुआ, लेकिन लिखना पड़ता है, इस वजह से टाइम लगता है। लिखा है 3 पॉइंट चार्जेस, ये दिए हुए हैं सब, ठीक है, साइड भी दे दी 20 सेंटीमीटर। बोला व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट M ऑफ साइड BC सो दैट चार्ज एट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये यहां पर हम कितना चार्ज रखें कि ये वाला चार्ज बैलेंस हो जाए। पहला ये समझो भाई, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, बोलो कितना फोर्स लगाएगा F। तो ये वाला चार्ज भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितना फोर्स लगाएगा F। दोनों फोर्स लगा रहे हैं F और F, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। मतलब कि जो ये वाला चार्ज है वो किधर आएगा, इधर की तरफ। बोलो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें तो इसको लिख सकते हैं F, इनके बीच का एंगल कितना है 60, तो ये F√3 आएगा। ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, बाकी हम सॉल्व करेंगे, है ना। F√3 ध्यान रखना, ये है, ये 60 है, ये भाई एंगल तो 60 है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ये एंगल क्या होगा 60,
दो वेक्टर इक्वल वेक्टर, अगर दो इक्वल वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो F√3 होता है। ठीक है, ये हो तो ये हमें पता है, इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि ये वाली ये जो भी चार्ज है बैलेंस रहे, यहीं पर रहे, यहीं पर रहे। तो यहाँ पर रहे तो उसकी कंडीशन क्या है, जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लगा दो, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लगा दो, बस। अगर ये F√3 नीचे लग रहा है तो F√3 ऊपर लगा दो। अब ये पॉइंट है कि ऊपर क्यों लगेगा फोर्स, तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये वाला चार्ज कैसा कर दो, पॉजिटिव चार्ज कैसा कर दो, प्लस, तभी तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पक्की बात है। तो साइन पहले लिख लो, साइन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट M, ये तो पक्की बात है। यहां पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो रिपल करेगा। ये पहले समझो आप कि कैसे करा। ये वाले चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया इधर, इस वाले चार्ज ने फोर्स लगाया इधर, मतलब नेट फोर्स लगा डाउनवर्ड। नेट फोर्स मान लो 10 न्यूटन का नेट फोर्स नीचे लग रहा, हम चाहते हैं ये बैलेंस रहे, तो 10 न्यूटन का फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा। ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ये प्लस, अगर ये भी प्लस हो तो ही ऊपर फोर्स लगेगा, रिपल करेगा। ठीक है, अगर ये माइनस कर देते तो भाई और नीचे आ जाता है तुरंत, है ना। तो फिलहाल ये तो साइन हो गया। अब इसको सॉल्व करें, पहले इन दोनों के बीच के फोर्स निकालें। तो ये लिख लेता हूं, फोर्स बिटवीन A एंड B, तो कितना आएगा F, फॉर्मूला K, Q1 Q2, Q1 कितना 2 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 लगा दो। Q2 कितना 3 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 लगा दो। डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 पूरे का स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो, के को लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 10 की पावर कितना हो गया -12, -6, 10 की पावर -6 -12, 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, 10 की पावर -2 का हुआ -4, कट करो। अब ये 4 दिखना चाहिए आपको, 9 इंटू 6 54/4, है ना, यही है ना, और कुछ तो नहीं हो रहा। हाँ, तो इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 से कट करें 3 आता, ये 2 आता, 9 त्रिक 27/2, 27/2 यानी कि 13.5 बराबर है 7, ये हुआ 27, 27/2, 9 इंटू 3 कितना हुआ, 9 इंटू 3 कितना हुआ 27/2। अब जीरो कैलकुलेट करते हैं, पावर लो, इधर जीरो देखो, 10 की पावर 9 है, ये एक साथ कर लेते हैं, -12 में 10 की पावर 9 कम करो, माइनस का 10 की पावर -3 बचा, 10 की पावर -3 बचा, नीचे 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 कट करो, 10 की पावर -1 बचा, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -1 है, एक कम हुआ 10 बचा, मतलब 1/10 बचा, ऐसा। फिर से देख लो भाई, ये देखो, ये इसको डायरेक्ट कट करो, 4 से इसको कट करा, 10 की पावर -8 बचा, 10 की पावर 9 में 10 की पावर -8 गया, 10 बचा, और नीचे 100 है, एक 10 से एक 10 कट हो गया, नीचे 10 बचा, खत्म। तो ये हो गया 27/20, 27/20, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे लिखा रहने दो, क्या कर सकते हैं, फोर्स को डिवाइड कर लेंगे बाद में, न्यूटन, 27/20 न्यूटन, ठीक है। तो ये F आ गया, वो भी इतना ही लगेगा, फोर्स बिटवीन AC, वो भी आएगा ये, फोर्स बिटवीन AC, फोर्स बिटवीन A एंड C इज F इक्वल टू 27/20 न्यूटन। डिवाइड करने का मन हो तो कर लो, जरूरत दिक्कत नहीं है, मतलब ये बोल रहा हूँ, ठीक है। दो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, कलर चेंज, ये लो, रिजल्टेंट फोर्स दोनों के बीच का कितना लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F एंड F इज, तो ये ले लिया रिजल्टेंट मैंने, F1 ले लिया,
मतलब इन दोनों फोर्स का रिजल्ट, इसका और इसका रिजल्टेंट जो नीचे आएगा वो कितना होगा, f√3 आएगा, पता है मुझे। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि f स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि f स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बताया था फॉर्मूला पहले भी। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट, ये हो गया 2f स्क्वायर, ये हो गया 2f स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट हो गया, बचा कितना, अंडर रूट में 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया, 3f स्क्वायर। तो √3 इंटू एफ बचा। f की वैल्यू लिखना हो तो लिख सकते हो √3 इंटू 27/20 न्यूटन। देखो यही फोर्स आया। अब ये फोर्स नीचे लग रहा, इतना फोर्स ऊपर लगाओ। तो अब लिखेंगे फॉर बैलेंस, फॉर इक्विलिब्रियम लिखो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम चार्ज को इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस में रखने के लिए इन दोनों के बीच का फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। इसको हमने नाम दिया था F1 नाम दिया था, एक्चुअल में F1 नाम दिया था, है ना। इन दोनों के बीच फोर्स इसके बराबर हो, जो अभी लगा। ये जो फोर्स आया ना, ये किधर लग रहा था, नीचे, इतना फोर्स ऊपर लगाओ। तो इसको लिख लेते हैं फोर्स बिटवीन चार्ज, इसको रिपल्सिव लिख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर रहेगा। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्ज एट ए एंड एम इज इक्वल टू √3 इंटू 27/20। लो भाई, हो गया। अब इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 इसको लिखा के, Q1 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 इसी की वैल्यू तो पता नहीं है, डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस का इन दोनों के बीच की, अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, ये 20 है, ये 10 है, तो ये निकल आएगा 20 स्क्वायर 400, 10 स्क्वायर 300, हाँ 100, तो उधर गया 400 में 100 गया 300, अंडर रूट 300 बचेगा सेंटीमीटर में। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ, कैसे, साइड में लिख देता हूँ इधर, इन ट्रायंगल, क्या नाम ट्रायंगल का, AMB है ना, ऐसे BMA या AMB, AMB, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी AM का स्क्वायर, जो डिस्टेंस थी। तो यहाँ हो गया 400 माइनस 100, ये भाई 400 हो गया, तो 20 का स्क्वायर 10 का 100, 100 को इधर भेज दिया, इक्वल टू AM स्क्वायर, यानी कि AM स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 300 आई। 300 किसकी वैल्यू है, AM स्क्वायर की आई, 300 आई AM स्क्वायर। ये हमारा जो आ रहा ना भाई सब सेंटीमीटर में आ रहा है, 20 सेंटीमीटर था ना, और 10 300 सेंटीमीटर में आ रहा है ना, तो 300 आ गया सेंटीमीटर में, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई। देखो ये जो आया ना, डिस्टेंस का स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर हमारा कितना आया, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 10⁻⁴। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू ये है सेंटीमीटर में, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इक्वल टू फोर्स कितना था, √3 इंटू 27/20। बस भाई साहब अब कुछ नहीं करना, क्यू सॉल्व करना है। अब यार ये थोड़ा सा आप कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ करने की, क्यू को रोको, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको लिखते हैं Q इक्वल टू, इधर था 27/20, √3 भी था, देखो यहाँ ये हो गया 27/20 √3, ये पूरा मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, तो 300 इंटू 10⁻⁻⁴, 300 इंटू 10⁻⁻⁴, बाकी सारा डिवाइड में आएगा, डिवाइड में क्या आएगा,
k आएगा और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आएगा। तो k को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जो चार्ज था, ऐसा आया। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, वो क्लियर कर लो। देखो कंफ्यूजन मुझे लग रहा होगा बच्चों को। am स्क्वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी आई स्क्वायर में? भाई हमने क्या किया, इसको लिया 400 स्क्वायर करेंगे 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 300। 400 में से 100 जाएगा 300। एक्स स्क्वायर अगर 300 है तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं, सेंटीमीटर में था 300, मीटर में कन्वर्ट करूं 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब वही मैंने लिखा है 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब कलर थोड़ा चेंज करने का नंबर आ गया है। हाँ, 3 से इसको कट कर दो पहले, तो ये बचा 3। ठीक है, 3 से इसको कट कर दो, ये बचा 9 और ये हो गया 9√3, 9√3 और डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। जीरो अभी निपटाएंगे अपन, है ना। देखो ऊपर देखो जीरो कितने हुए, 10 की पावर माइनस का 2 बचा, माइनस 4 में से 2 कम कर दो माइनस 2। नीचे के बारे में एक जीरो ये रह गया था, एक जीरो 10 की पावर 9 कितना हो गया, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 में से 6 कम कर दो, 10 की पावर 4। कैलकुलेशन समझो भाई, मैंने जो कट करना था वो तो कर दिया, 3 से कट किया इसको 3 बचा, 3 से इसको कट किया 9 बचा, 9 ये बचा, √3 ये बचा, और नंबर तो ऊपर है नहीं, नीचे 2 बचा और 2 ये 4 बचा। ये जीरो इधर चला गया, 10 की पावर 10 हो गया, 10 की पावर 10 में 6 कम कर दो, 10 की पावर 4 बचा। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 9/4, 9 को 1.73 लिख दिया हमने √3 की वैल्यू, 9 को 9 लिख दिया और 4 को 4 लिख दिया। 10 की पावर देखो, 10 की पावर यहाँ कितना बचा 2, भाई सॉरी 10 की पावर 4 ऊपर गया, 10 की पावर -4 यानी कि 10 की पावर -6 आ गया भाई साहब। अब इसको सॉल्व करो तो 9 का मल्टी 9 त्रिक 27, 7 आया, 2 बचा और 9 सत्ते 63, 2 65, 5 आया, 6 बचा और 9 एक कम 9 6 15, मतलब ये आया हमारा 15.57/4 इंटू 10⁻⁻6। 4 से कट करो, 4 चौक 16 होता है, 3 बार जाएगा, 4 3 12 हो गया, 3 बचा, पॉइंट लगा दो, 4 3 12, 3 बचा, हो गया हमारा 3 बचा तो हो गया 35। 4 से कट करो, 4 7 28, 4 30, 8 बार जाएगा, 3 बचा, फिर हो गया 37, फिर 9 बार जाएगा इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि हमारे पास जो चार्ज आया भाई साहब वो आया 3.89 माइक्रो कूलम, यानी कि इसको हम 3.9 माइक्रो कूलम भी लिख सकते थे। ये आंसर आप चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन बता दी है। सिंपल शब्दों में कैलकुलेशन देखी जाए ना, सबसे पहले नंबर्स को एक साइड करो, जितने जीरो बने उतने जीरो बनाओ, कोई टेंशन नहीं है ना, फिर सॉल्व करना आराम से। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का और इस पूरे चैप्टर का, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये JEE में आया हुआ है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है इस बार आपके फाइनल एग्जाम में कभी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, मुझे ध्यान है क्वेश्चन लिखा, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम एंड चार्ज दिस वन। मास दोनों के दे दिए हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम, मतलब अगर केजी में कन्वर्ट करता तो लिखता 10 इंटू 10 की पावर -3 kg, मतलब मास हमारा 10 की पावर -2 kg है। दो हैं, दोनों ऐसे रखे हैं, एक m और दूसरा m, ऐसे रखे हैं। चार्ज भी इनका दिया है, दोनों में चार्ज भी सेम है, 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ये चार्ज है दोनों में, मतलब दोनों रिपल करेंगे, सेम चार्ज है। आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विथ अ सेपरेशन ऑफ L बिटवीन देम सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। टेबल पे रखे हैं भाई साहब, ये टेबल पे रखे हैं, इनके बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो L है ना, ऐसे L डिस्टेंस पे रखे हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लो भाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट
0.25 है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का नाम सुना होगा, 0.25 म्यू को बोलते थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, मतलब ये चीज है सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। देखो पहला, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर जाएंगे, रिपल ही करेंगे, लाइक चार्ज है ना, ईच हैविंग मास दिस आइडेंटिकल चार्ज, और चार्ज ये दिया था। तो ये रिपल करेंगे, तो ये रिपल करेंगे, दूर जाएंगे। अब दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो देखना है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ एल। जब ये दूर जाएंगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज, क्या करेगा, अपोज। भाई अगर ये दूर जाएंगे तो रफ सरफेस है, फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज। जब अपोज करेगा तो हमें डिस्टेंस बतानी है। मतलब ये है इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस करना है ना, इसको रोकना है एक जगह। इन इक्विलिब्रियम हम चाहते हैं कि दोनों चार्ज बॉडी इसी जगह पर रखी रहे, रिपल कर रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है, वो दूर ना जाए, दूर ना जाए। तो दूर जाएंगी कब, जब रिपल करेंगे। लेकिन सरफेस रफ है, तो जितना सरफेस, जितना फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, उतना अगर फ्रिक्शन फोर्स लग जाए तो रुक जाएगा। भाई अगर कोई दो लोग हैं और दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जितना हम फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं उतना अगर फ्रिक्शन अपोज कर दे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रुके रहेंगे, बराबर है। तो इक्विलिब्रियम पे इनके बीच का जो फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। कैसा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। बस अब सॉल्व कर लो, वैल्यू रखते हैं इसकी। K को लिखा हमने 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू दी थी ना, दोनों चार्ज सिमिलर थे, 2 × 10⁻⁷। Q2 भी वही है, 2 × 10⁻⁷ और डिवाइड बाय L स्क्वायर इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स को लिख सकते हैं म्यू आर। क्या लिखते हैं, म्यू आर। म्यू को म्यू, आर को लिखते हैं mg। आर को क्या लिखते हैं, mg। ये पता होगा रिएक्शन फोर्स। L स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूं तो ये आएगा 9 × 4 × 10⁻⁻14 में 9 कम कर दो तो कितना बचा, -5 डिवाइड बाय म्यू mg। वैल्यू रखो तो 9 × 4 को ऐसे लिखो। मैं इसलिए इसको ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि अंडर रूट लगेगा, ये L स्क्वायर है ना भाई साहब। तो म्यू की वैल्यू 0.25। मास कितना दिया था, मास कितना दिया है, 10 ग्राम, यानी 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 इंटू जी की वैल्यू 10 लेंगे हम। ठीक है, अब सॉल्व करो। इसको 1/4 लिख सकते हैं वैसे तो डायरेक्ट, बाकी मैंने ऐसे लिखा। 25 से अगर इसको कट करें तो ये 4 आता, ये 4 ऊपर चला जाता तो ये होता 9 × 16। ये 4 हमारा ऊपर चला गया, 9 × 16। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, 10⁻⁻5। जल्दी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आराम से। 10⁻⁻2 में 10 गया, कितना बचा, 10⁻⁻1। मतलब L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 9 × 16 × 10⁻⁻4। एक पावर से एक पावर कट हो गई, तो L की वैल्यू क्या है, अंडर रूट लगा दो, 9 × 16 × 10⁻⁻4। अंडर रूट से बाहर निकालो 3, अंडर रूट से बाहर निकालो 4, अंडर रूट से बाहर निकालो -2, यानी कि 3 चौक 12 × 10⁻⁻2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 12 सेंटीमीटर। ये L की वैल्यू आएगी। फिलहाल ये क्वेश्चन ना JEE में आया हुआ है नहीं कुछ भी, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। दो बॉल रखी है, दोनों चार्ज हैं, रफ सरफेस में रख दी, रिपल करेंगी, दूर जाएंगी, हो सकता है अट्रैक्ट करती, तो रिपल करने दूर जा रहे, हम चाहते हैं दूर ना जाएं, तो कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बता दिया, 0.25 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो हमने फ्रिक्शन फोर्स और कूलम फोर्स को क्या करा, बराबर, और L की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी लोगों को जो भी लेक्चर देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। 12th बोर्ड के हिसाब से सफिशिएंट डेटा है, मोर देन सफिशिएंट बोल सकते हो। आराम से अगर इसको करोगे ना, सब सही हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, जिस दिन ये लेक्चर लास्ट अपलोड होगा उसी दिन मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा 2 पेपर। वो 2 पेपर अच्छे से कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे।
न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, डेरिवेशन सब बनेंगे। सिर्फ उतने क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेना, 12th बोर्ड में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा और फिजिक्स का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और इसी को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे ना, तो JEE हो या नीट हो या CUET कोई भी एग्जाम हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।